अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्षा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माह रक्षा बाय फातिमा लगारी का 8th एपिसोड लेकर। तो बिना वक्त ज़ाय के चलते हैं अब एपिसोड की जानिब। लॉकअप का ठिठुरता हुआ फर्श भी उसकी सोई हुई हिसियात को जगा नहीं पा रहा था। लॉकअप में मौजूद बेढंगे कहके, गलीस मजाक, बदबूदार बातें समाज के पर्दों पर दस्तक देती, मगर जहन उन्हें कबूल करने से इनकारी था। दोनों टांगे पेट से मिलाए, पुश्त खस्ता हाल दीवार से लगाए, गर्दन सरासी तिरछी करके वो बस खाली खाली नजरों से किसी गैरमरी नुक्ते को घूर रहा था। बेतरतीब से बाल माथे पर गिरते थे। नाक पर टिका चश्मे का फ्रेम बिल्कुल मुंजमद था। गंदमी रंगत जर्द पड़ गई थी। आंखों के नीचे हल्के बढ़ी हुई शेव, वो कहीं से पहचाना नहीं जा रहा था। थोड़े से दिनों में ही बरसों का बीमार लग रहा था। यूं जैसे रगों से खून निचोड़ लिया गया हो, ऐसे जैसे कोई नासूर हो, जख्म बढ़ता जा रहा हो, जहर सारे जिस्म को अपनी लपेट में ले चुका हो। जिंदगी में जब उसे लगा कि अब इम्तिहान खत्म, इनाम का वक्त है, वहीं आजमाइश आई तो उसके कदम डगमगा गए। यूं गिरा के संभलने की सकत ही न रही। जिसे चाहा, जिसे देखकर जीने की उमंग बेदार हुई, जिसे जिंदगी माना, जिंदगी उसी से रूठ गई। वो आह करता तो किससे, वो रोता तो किसके सामने, तकलीफ का इजहार करे तो कैसे करे। औलाद का गम, बीवी की तकलीफ, और अब वो लॉकअप में था। ईशल कहाँ थी? ईशल ने खाना खाया था। ईशल को उसके बगैर नींद नहीं आती थी। उसकी बेटी, उसके जिगर का टुकड़ा, कोई उसे बताए ना वो कैसी है। वो रोई होगी, अमर ने उसे कैसे संभाला होगा। माँ के बाद बाप का दुख नहीं झेल पाएगी वो। उसे तन्हा रहने की आदत नहीं। वो लाडो में पली है। वो अकेली कैसे रहेगी? और किरण, उसका क्या? अपनी बीवी की जो हालत वो देख कर आया था, उसके बाद तो मजबूत से मजबूत आदमी भी गिर जाए। फिर किरण बस बीवी तो ना थी, महबूबा भी थी। पहली और आखिरी मोहब्बत थी। उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ, उसके दुख को अपना दुख समझने और कहने के बाद वो चाह कर भी उस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकता था जो किरण को अपना चेहरा देखकर होगी। वो उठेगी तो कितना तड़पेगी। फिर उसे हन्नान चाहिए होगा ना। वो रोएगी, फिर हन्नान की जरूरत होगी ना उसे। वो उसे तसल्ली देगा, उसके आंसू पोंछेगा। उसे किरण के पास होना था। कुदरत जालिम क्यों बन गई थी? अमर ऐसा पत्थर दिल क्यों हुआ था? सबूत थे ना गवाह, फिर भी हन्नान ऊपर से ऑर्डर्स आने पर लॉकअप में पड़ा था। वकील से मिलने की इजाजत थी, न जमानत की उम्मीद। अंधेर काल कोठरी के दरवाजे की चाबी बस अम्र के पास थी। अम्र कैसा धूप छाव सा शख्स था वो। उसका हुस्न सलूक दिलरुबा, उसकी जफा दिल शिकन। मेहरबान हो तो सल्तनत नाम कर दे, जुल्म पर आए तो हलक से जान खींच डाले। हन्नान, ईशल बड़ी हो गई है। उससे 1 इंच दूर बेड पर कोहनी के बल नीम दराज किरण उसे इत्तला दे रही थी। उसकी तरफ करवट लेकर लेटा हन्नान उस अचानक बात का मतलब समझने से कासिर रहा। तो तो ये कि वो अब महसूस करने लगी है कि उसका कोई भाई या बहन नहीं है। उसे अपने हम उम्र बच्चे चाहिए जिनके साथ वो खेल सके। कल देखा नहीं था प्लेग्राउंड से वापसी पर क्या तमाशा लगाया था उसने। बात करते हुए वो गायराना निगाहों से हन्नान के चेहरे पर आते तासुरात को देखती रही। तवज्जो से उसकी बात सुनने के बाद वो बस एकटक उसे देख रहा था। क्या देख रहे हो? उसकी खामोश निगाहों से वो तज्बुजुब का शिकार हो गई। यही कि कितनी मासूमियत से ईश्वर का सहारा ले रही हो। शरीर मुस्कुराहट ने उसके लबों का आहता किया था। किरण ने गड़बड़ाकर दरमियान में रखा हुआ कुशन उसके मुंह पर दे मारा। वो हंस पड़ा, कुशन हटाकर उसे अपने करीब किया। थोड़ा वक्त दो मुझे। ईशल का स्कूल, ट्यूशन के खर्चे, फिर बढ़ती हुई महंगाई में कैफे काफी नहीं लगता। सोच रहा हूँ कोई जॉब वगैरह देख लूँ। उसके बालों में हाथ चलाते हुए वो ठहरे हुए लहजे में कह रहा था। किरण नर्म निगाहों से उसे देखे गई। मैं यूं नहीं छोड़ दूं? हमेशा की तरह उसे अब भी यही हल नजर आया था। जितनी फीस उसकी जाती थी उससे बहुत से काम निमट सकते थे। पढ़ाई छोड़ने का अच्छा बहाना है। मुझे 18 जमाते पास बीवी चाहिए, समझी? उसकी नाक पर चुटकी काटी गई थी। वो मुंह बसोर कर रह गई। जैसे मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे? वो खपकी से मुंह फुलाई बड़बड़ाई थी। तुम तो जिंदगी हो, जिंदगी कौन छोड़ना चाहता है? गंभीर लहजे, हिद्दत भरी निगाहों ने किरण की खामोशी का दौरानिया बढ़ा दिया था। पलकें झपकती वो बस उसकी आंखों में झांकती रही थी, जिनमें माँ सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं था। खुद में सिमटकर उसके कंधों पर सर रखकर वो आंखें मूंद चुकी थी। हन्नान काफी देर उसके बालों में हाथ चलाता रहा था। किरण जल्द ही गहरी नींद में थी। वो भी सोने ही लगा था कि कमरे का दरवाजा धकेला गया। खफीफ सी मुस्कुराहट उसके लबों पर रेंग गई थी।
सोई हुई किरण की वजह से एहतियात से सर उठाकर अंदर आती ईशल को देखा। तकरीबन नींद में झूलती हुई वो बेड की तरफ आ रही थी। वो पास आई। हन्नान ने एक निगाह किरण के सर के नीचे मौजूद अपने मसरूफ बाजू पर डाली, फिर गर्दन घुमाकर बाएं जानिब मुंह पसोर कर खड़ी हुई ईशल पर, जिसकी सारी नींद अपनी जगह पर कब्जा देकर उड़ चुकी थी। मेरी जगह है ये, मुंह फुलाए कहा गया। वह उसके अंदाज पर बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाया। मामा सो रही हैं? सरगोशी की गई। ईशल रोने को तैयार हुई। उठाए, मैं रो दूंगी वरना, मासूम सी धमकी दी गई। हन्नान ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा, फिर आराम से सीधा हुआ। किरण हल्का सा कसमसाई। आओ। बायां बाजू फैलाया गया। खुशी से दमकता हुआ चेहरा लिए वो झट बेड पर चढ़ी थी। बाप के बाजू पर सर रखकर उससे लिपट गई। मामा बच्ची थोड़ी हैं, इनको तकिए पर सुलाए ना। बाप के बाजू से सर उठाकर टोह लेने के अंदाज में माँ को देखकर कहा गया। क्यों, ऐसे बाबा को नींद नहीं आती? उसका सर वापस अपने बाजू पर रखते हुए सरगोशी की गई। बच्चे हैं क्या? चिढ़कर पूछा गया था। वो हल्का सा हंस दिया। बाबा मामा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनके बगैर नींद नहीं आती। फिर आप मुझसे प्यार नहीं करते? मेरे बगैर तो सो जाते हैं। और वो हंसी हुई। मेरा बच्चा, आप तो जान हो। देखो, जाकर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जल्दी से अपना बचाव किया गया था। मामा तो सो गई। एक और दुख। ईशल, अब तुम्हारी आवाज आई तो वापस भेज दूंगी। किरण की नींद से बोझल आवाज पर दोनों बाप बेटी ने चोर नजरों से एक दूसरे को देखा था। ईशल ने झट आंखें मूंद ली थी। हन्नान के लबों पर दौड़ती हुई मुस्कुराहट गहरी होती गई। एक तो जगह ले ली, फिर डांट भी रही हैं। वो आंखें बंद की बड़बड़ाई। वो दोनों हंस दिए थे। अपनी कुल कायनात को बाहों में समेटे हन्नान ने बारी बारी दोनों के माथों पर बोसा दिया था। वो दोनों गहरी नींद में थी, तो वो भी बहुत सुकून की नींद सोया था। सुकून, नींद, कितने अजनबी से अल्फाज थे। कितने दिनों से रगों में सुकून उतरा था, न आंखों में नींद का तासुर उभरा था। दोनों टांगे समेटकर वो खामोशी से सर घुटने पर टिका गया। आप साहब जी की बाइक छोड़ दें, वो जान ले लेंगे अगर मैं खाली हाथ गया तो। लॉकअप के करीब किसी मुल्तजी की सदा सुनाई दी गई थी। ये तो एसएसपी साहब के आगे 30 मार्का बनने से पहले सोचना था। अब जान जाए या जहां, बाइक तो नहीं मिलेगी, दफा हो। मुल्तजी को बुरी तरह झड़क दिया गया था। आवाज बदल गई। गाजी, गाजी रुको, गाजी गिर जाओगे। ऊंचे सब्ज दरख्त, आगे पीछे दौड़ते बच्चे, बहते आबशारें। गाजी, मामा डांटेंगी, गाजी। पानी में उतरकर गाजी ने झट से भाई का बाजू खींचकर उसे पानी में गिराया था। हन्नान की चीखें निकली थी। अब तुम बचो मेरे हाथों से। अगले लम्हात में गाजी भी पानी में था। वो दोनों एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। उनके खिलखिलाते कहके, उनकी आंखों से झलकती हुई मासूमियत, लॉकअप के ठिठुरते हुए फर्श पर खुद में सिमट कर बैठे हन्नान के अंदर तोड़फोड़ कर गई थी। आप नहीं जानते ये बाइक किसकी है। वो एसएसपी साहब के गहरे दोस्त हैं जी। एक कॉल खड़काएंगे तो सारे थाने में भगदड़ मच जाएगी। ये तो शराफत है उनकी कि मुझ गरीब को भेज दिया है। बराह करम बाइक दे दें। मिल्तजी थानेदार के कदमों में गिरने को तैयार था। घुटने पर सर टिकाए हन्नान ने आंखें मूंद ली थी। बिना किसी जिस्मानी मशक्कत के थकान का एहसास जानलेवा था। सर सैफ के साथ उसने रिसर्च वर्क देखा। वो बोलते रहे, वो गुमसुम नजरों से उन्हें देखती रही थी। उनके होंठ हिल रहे थे, मगर उनकी आवाज अलमीरा तक नहीं पहुंच रही थी। हर तरफ खामोशी थी। अठा सन्नाटे और उजाड़पन का बसेरा था। जाने क्यों उसका दिल इतना घबरा रहा था। वो वहां से उठ आई थी। मस्जिद जाकर नमाज पढ़ी, कैफे गई, कहीं दिल नहीं लगा था। यूं लगा रूह का एक हिस्सा वीरान है। कुछ बहुत अहम है जो जुदा हो गया है। सांस जारी है मगर जिंदगी है, ये मालूम नहीं पड़ता था। अल्फाज खो गए, जहन मफलूज हो गया। वो थक गई। उसने ईशा से थोड़ी देर पहले ही शेरदिल को कॉल की थी। वो फौरन आ गया था। गाड़ी में सारे रास्ते वो उससे बात करने की कोशिश करता रहा। वो मुसलसल कुछ बोल रहा था, लेकिन पीछे बैठी अलमीरा कुछ भी सुनने समझने से कासिर थी। उसकी खामोशी महसूस करते शेरदिल चुप कर गया। बाकी का रास्ता खामोशी से गुजर गया। वो कमरे में आई तो कमरा काट खाने को दौड़ा। वीरान वहशत ज़दा कमरा। सुस्त रवि से कदम उठाती वो अंधेरे मुंह बेड पर गिरी थी। तकिए में मुंह देकर उसने सर के गिर्द बाजू का हाला बनाया था। हलक में आंसू का गोला अटक रहा था, मगर आंखें बंजर। दिल उदास था, मगर लब गफलत ज़दा। वो आ करे तो आवाज नदारद, शिकायत करे तो अल्फाज गुम। आप खफा होते हैं तो कहीं दिल नहीं लगता खानान। कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। वो खफा तो ना थे,
پھر کیوں سب ویران ہو گیا تھا؟ اتنی وحشت، اتنی تنہائی کیوں اس کے حصے میں آ گئی تھی؟ پہلی بار تو دور نہیں گئے تھے، ہاں پہلی بار اتنا قریب ضرور رہے تھے۔ تم سے خفا نہیں ہو سکتا، تمہیں تو اپنا کون بھی معاف کر دوں میں۔ تکیے پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی، آنکھیں سختی سے میچ لی گئی۔ نہیں چاہیے مجھے کچھ، لے جائیں سب لے جائیں، مجھے بس آپ چاہیے ہو۔ دیوانہ وار ان کے لائے ہر تحفے کو فرش پر پٹکتی ہوئی وہ چلائی تھی۔ میرا، وہ اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئے تھے۔ المیرا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کیوں اتنی ضدی ہو رہی ہو تم؟ آقا جان دہاڑے تھے، ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ وہ اپنی جگہ جم گئی، آنکھیں لمحے میں آنسو سے لبریز ہو گئی تھی۔ عمر نے خفا نگاہوں سے آقا جان کو دیکھا، ہاتھ کے اشارے سے انہیں ٹھنڈا رہنے کو کہا۔ آپ جائیں، میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے آقا جان کو بھیج دیا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہچکی لی تھی، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے، وہ خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ خانان مت جائیں، سسکتے ہوئے التجا کی گئی۔ میرا، میں آتا رہوں گا، آئی پرومس۔ ہر ویکینڈ آؤں گا، تم جب بلاؤ گی تب آؤں گا۔ اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا تھا انہوں نے، خود فلور کشن پر نیچے بیٹھے تھے۔ نملی میرا سے ایبٹ آباد بس 1.5-2 گھنٹے کا مسافرت پر ہے، تم کہو تو ہاسٹل بھی نہیں لیتا، روز 3-4 گھنٹے سفر کر لوں گا۔ ان کا کام سیٹس کے ایبٹ آباد کیمپس میں داخلہ ہو گیا تھا، وہ جا رہے تھے اور اس نے ضد پکڑ لی تھی، وہ انہیں جانے دے گی ہی نہیں۔ تھک جائیں گے۔ 2 آنسو آنکھوں سے گرتے گئے۔ جا رہا ہوں اس پر رو رہی ہو، کہہ رہا ہوں روز آؤں گا تو تھک جائیں گے، اتنی مشکل کیوں ہو تم؟ وہ تھکان زدہ مسکرائے تھے، وہ دایاں ہاتھ آنکھوں پر رکھتے ہوئے ہچکیوں سے رو دی تھی۔ عمر دکھ سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ وہ نمساس اندر اتار کر اٹھ کھڑی ہوئی، ہینڈ بیگ اٹھا کر ڈریسنگ روم میں آئی تھی، جوتے اتار کر جگہ پر رکھے، بیگ الماری میں رکھا۔ سب کے دوران خود سے کمرے کی ہر چیز سے نظریں چراتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آئی تو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو زین کھڑا تھا۔ کھانے میں کیا بناؤں؟ بھوک نہیں ہے، میں نے لنچ دیر سے کیا تھا۔ اس نے بہانہ گھڑا، لنچ وقت پر کیا تھا، لیکن فی الوقت حالت ایسی تھی کہ کچھ کھاتے تو کہہ کر دیتی۔ چلے ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا۔ وہ چلا گیا، اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر لاک کیا، بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھی، وہ بھی لاک کیا، بلائنڈز لگائے اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نماز لمبی ہو گئی تھی، سجدے طویل ہوتے گئے تھے۔ آج تو اکیلے ہاتھ اٹھائے تو ان کی سلامتی مانگی تھی، بس وہ ٹھیک رہیں، جا رہیں، محفوظ رہیں۔ احتشام نے دھمکی دی تھی، جانے کتنے دشمن تھے ان کے، بس انہیں کچھ نہ ہو۔ نماز کے بعد وہ لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی، صبح کے لیکچرز کی تیاری کی۔ نگاہیں بھٹک کر بار بار موبائل کی تاریک اسکرین پر جاتی۔ انہیں اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا، ان کا میسج آ جانا چاہیے تھا۔ اتنے غیر ذمہ دار نہیں تھے کہ پہنچ کر خیریت بھی نہ بتاتے۔ وہ ابھی خود کال کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دوسرا موبائل بج اٹھا تھا۔ روشن اسکرین پر ماں کا نام جگمگاتے دیکھ کر چہرے پر تاریک سایہ سا گزرا تھا۔ موبائل بجتا رہا، 2 بار بج بج کر بند ہو گیا، تیسری بار اس نے دل مار کر کال اٹھا لی تھی۔ فہد کہاں ہے؟ اسے امید نہیں تھی وہ پہلا سوال یہ کریں گی۔ اس دن گلے لگانے کے لیے آئی تھی، آج شاید خیریت پوچھیں گی۔ کتنی بیوقوف تھی وہ جو ان سے امید لگائی تھی۔ مجھے کیا معلوم، نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھیگ گئی۔ جس دن تم امر کے ساتھ آئی تھی اسی رات سے وہ غائب ہے المیرا، پوچھو اپنے شوہر سے، پہلے بھی اس نے ہی اسے جیل کروائی تھی، اب بھی اسی نے اٹھوایا ہوگا۔ وہ اپنی ماں کا بیٹا ہے، حرام زادہ، اپنی پر آئے تو میری بہن جیسے معصوم لوگوں پر بھی پستول تان لیتا ہے۔ تم جانتی ہو وہ زیبا سے ملنے گیا تھا، وہ اسے مارنے لگا تھا المیرا، انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا ہے وہ، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے اسے۔ برسوں قبل تمہارے ساتھ بھی اس نے کچھ کم برا نہیں کیا، کیسے مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ وہ بے غیرت آدمی تمہارے لائق نہیں ہے المیرا۔ ان کی آواز اونچی ہونے لگی تھی، وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ بیپ کی تیز آواز کانوں میں گونج کر ماں کی باتیں اچک گئی تھی، سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ ماں، آہستہ آہستہ بولیں، چیخیں مت پلیز۔ اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے تھے، آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ ہمیں مار دے گا المیرا، وہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ جان لے لے گا ہماری۔ جو تمہاری ماں کی جان لے سکتا ہے وہ تمہیں کیوں بخشے گا، بلکہ مجھ سے پہلے اس نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی۔ تم جانتی ہو امر اچھا انسان نہیں ہے، تم جانتی ہو نا المیرا، اس نے تمہارے ساتھ۔ بس کر دیں یار، اس نے تیزی سے ان کی بات کاٹی تھی۔ جس کے لیے کال کی ہے
आपने क्या वो अच्छा इंसान है? आपके बराबर में कमरा है मेरा। मेरे दरवाजे पर होती दस्तक आपके कानों तक भी पहुंची तो होगी। कितनी बार मेरी इज्जत पर हाथ डाला है उस इंसान ने। वो बिलक गई। माँ को एकदम ही चुप लग गई। जिसके लिए आप फिक्रमंद हैं, मैं बचपन से उस शख्स की खबीस नजरों से खुद को छुपाती आई हूँ। और जिसे आप बुरा कह रही हैं माँ, वो वो बहुत इज्जत करते हैं मेरी। उनकी नजरों में बहुत एहतराम होता है मेरे लिए। मुझे उनसे खौफ नहीं आता। पिछली बार मेरे कहने पर फहद को छोड़ दिया था उन्होंने। इस बार अमर जाने और आप लोग वो कत्ल भी कर दे उसका तो मेरे पास मत आइएगा। जिस इंतकाम की आप बात कर रही हैं, उसमें बहुत से हिसाब मेरे भी निकलते हैं। ये अच्छाई बुराई का सबक मुझे मत पढ़ाएं, क्योंकि जो आप लोगों ने उनके साथ किया है, उसके बाद मेरे लिए हक अमर है और बातिल उनके खिलाफ खड़ा हर शख्स। वो अमर के मामले में इतनी ही निडर, इतनी ही बहादुर हो जाती थी। बेड पर आलती पालती मारकर बैठी, मोबाइल कान से लगाए, लब दांतों में दबाए, वो अपनी सिसकियों को रोक रही थी। इस्लामाबाद गया है ना वो? सुना है हालात बहुत खराब हैं। मेरी दुआ है वो मर जाए। लोग गाड़ियों के आग लगा रहे हैं। उसी आग की लपेट में आ जाए वो हरामजादा। और अगर वहां से बच भी गया तो तुम मार दोगी उसे। तुम्हारी नहुसत हमेशा जान ले लेती है उसकी। देखना अलमीरा, अमर का खून तुम्हारे हाथों पर ही होगा, जैसे तुम्हारे बाप दादा का। उसने ठक से कॉल काट दी थी। मोबाइल यूं दूर फेंका था जैसे अछूत हो। दिल लरस कर रह गया था। आंखों में अंत खौफ उमड़ आया। वो फटी फटी निगाहों से बेड पर औंधे मुंह पड़े हुए मोबाइल को देखती रही। कई पल उसके वजूद में जरा सी जंबिस न हुई थी। हर सांस बहुत भारी लगी थी उसे। बहुत देर बाद अमर का पैगाम आया। रास्ता ब्लॉक था, अभी पहुंचा हूँ। वक्त से सो जाना, सुबह मैं उठा दूंगा। एक बार, दो बार, 4, 8, 10, 20, जाने कितनी दफा उसने उनके मुख्तसर पैगाम को पढ़ा। खौफ से तेज तेज धड़कते हुए दिल के साथ वो मोबाइल बंद करके बाएं करवट पर लेट गई। सोने की कोशिश करने लगी। थकन से बुरा हाल था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। निगाह बार बार खाली सोफे पर जाती। कानों में माँ की आवाज गूंजती थी। बेचैनी इस कदर बढ़ी कि वो उठ बैठी। लाइट ऑन करके टीवी का रिमोट उठाया और बेड के आगे बिछे हुए कालीन पर बैठ गई। बेड से टेक लगाकर कुशन गोद में रखा। थोड़ी ही देर में मतली का एहसास होने लगा। उसने टीवी बंद कर दिया, सर घुटनों पर टिका दिया। ख्याल रखिएगा अपना। वो बैचलर्स के आखिरी साल में थी। किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर से दूर जा रहे थे। मिस करोगी मुझे? झुककर उसकी आंखों में झांका गया। 2 घंटे की मुसाफत पर है इस्लामाबाद। फिर आप कौन सा महाज पर जा रहे हैं? आइसक्रीम खाते हुए एक अदा सा कहा गया था। महाज पर जाऊंगा तो मिस करोगी? आपकी जाने लगे महाज पर? आंखें सिकुड़ कर पूछा गया। तुम्हें लगता है पुलिस वाले सिर्फ थाने में बैठकर पर्चे काटते हैं? तो क्या बस यही नहीं करते? नहीं मीरा, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस देखती है। मुल्क में एहतसास हो तो शहरियों के गुस्से की नजर एक आम सिपाही होता है जो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता है। हमारी नजरों में पुलिस बस एक मोटे तोंद वाले थानेदार तक महदूद हो गई है, जो एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पैसे लेता है। करप्शन तो फौज में भी है, सियासत में भी, वकालत में भी, लेकिन जीरो सिर्फ पुलिस को कर दिया गया है। उन्हें बस प्रोटोकॉल तक महदूद समझ लिया गया है, जबकि बात इतनी नहीं है। अपनों के हाथों आग की नजर कर दिया जाने वाला सिपाही हमारे लिए शहीद नहीं, जाँ बहक होता है। किसी ब्यूरोक्रेट पर चली गोली अपने सीने पर खाने वाला सिपाही किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर भी होता है। हम ये बात भूल जाते हैं। होंगे पुलिस में नाकारा लोग, लेकिन अगर नाकारा लोग ना होते तो जंगल का कानून चलता यहाँ। कहीं जरा कुछ हो, फौज से पहले पुलिस आती है। हमारे लिए मैदान जंग सरहद नहीं, अपना वतन होता है। वादा करें महाज पर नहीं जाएंगे। उसकी शताबी से अपने बयान बदलने पर वह हंस पड़े थे। फिर तो मुझे मिस कैसे करोगी? बहुत देर वो उनकी मुतबस्सुम निगाहों के हिसार में रही। सीने पर हाथ रखे बेचैन दिल को काबू करने की कोशिश करती वो टहलने लगी थी, सुस्त रवि से। बहुत कुछ हलक से नीचे उतार कर वो रुक जाती। ठहर कर खाली सोफे को देखती। हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगता। वो फिर से टहलने लगती। वह बेड पर बैठी थी। अमर बेड के आगे पीछे कालीन पर कुशन के सहारे नींद दराज थे। एलईडी पर कोई खून खराबे वाली मूवी चल रही थी। वो मूवी देख रहे थे और अलमीरा उन्होंने सर बेड पर टिकाया हुआ था। उनके सियाह बाल घने और बिल्कुल नरम। उन्होंने बाल बड़े कर रखे थे, गर्दन तक आते थे। कच्ची उम्र की अलमीरा आंखों में बेहद वारफ्तगी लिए यकटक उनके बालों को देख रही थी। सांस रोके बेतरतीब धड़कनों से उसने हाथ बढ़ाकर उनके बालों को छूना चाहा था।
कुछ फासले पर बैठा जैन खंगार उठा। उसने तेजी से हाथ वापस खींचा। लम्हों में चेहरे का रंग उड़ा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। आंखें मीचकर चोर नजरों से उसने गर्दन घुमाकर जैन को देखा था। वो बिल्कुल संजीदगी से एलईडी की स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा था। उसने चेहरा वापस मोड़ा, पलक झपक कर अमर को देखा। वो बेध्यानी में अपने बालों में हाथ चला रहे थे। अच्छे है ना? वो चौंक कर जैन को देखने लगी। उसकी आंखों में शरारत थी। क्या? अमर ने कम फहमी से उसे देखा। हीरो के बाल? वो कान की लो तक सुर्ख पड़ी थी। अमर के माथे पर बल पड़े। क्या खास है? आम से हैं? वो उलझे। अलमीरा सुल्तान, आप बताएं। वो अब बराह रास्त उसकी आंखों में झांक रहा था। उसने फक होती हुई रंगत से अमर को देखा। वो भी उसी की तरफ मुतवज्जा थे। सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे। नहीं, आम से हैं, कुछ खास नहीं। बहुत हिम्मत मुस्तमा करके कहा था उसने। उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर जैन कहका लगाकर हंसा था। चेहरे को क्या हुआ है? रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? मूवी चेंज करूं? उन्हें लगा वो मार धाड़ की वजह से परेशान हो रही थी। उसने झट सर नफी में हिलाया। जैन महसूस निगाहों से दोनों को देखे गया। मैं मैं आई। वो तेजी से बेड से उतरी थी। नंगे पांव ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी थी। वॉशरूम में जाकर सांस बहाल की थी। सारी तमीज बालाए ताक रखकर जेरे लब जैन को कोसा था। वो थक कर सोफे पर लेट गई थी। कुशन पर सर रखकर अमर के तकिए को दबोचा था। खुद में समेटती वो आंखें मूंद गई। मिस करूंगी मैं आपको। उसने इतनी अचानक, इतनी बेसाख्ती से कहा था कि अमर ठिठके थे। आंखों में हैरत उतरी, बेयकीनी। फिर वो मुस्कुरा दिए, सर झुकाकर हंस दिए। खुदा आपकी उम्र दराज करे खानान। मेरी माँ आपकी मौत की बहुत दुआएं करती हैं। सोफे पर करवट बदलती हुई वो अमर के तकिए में मुंह छुपा गई थी। उनकी खुशबू, उनकी महक, उसके गिर्द जितना शोर था सब थम गया। बहुत जल्द वह गहरी नींद में थी। शहर था रावलपिंडी। वक्त था रात के 3 बजे। रेस्टोरेंट में 2 मंजिला इमारत वीरान थी। वीरान और खामोश। शीशे के भारी दरवाजे पर क्लोज्ड का साइन बोर्ड लटका था। दरवाजे के ऊपर कोर्ट यार्ड और बड़े हरफ में लिखा जगमगा रहा था। रेस्टोरेंट के सामने तारीख सड़क के पार इर्द गिर्द ऊंचे फ्लैट्स थे। फ्लैट्स की आवाम गहरी नींद में थी। स्ट्रीट लाइट्स ने सड़क को रोशन कर रखा था, मगर फिर भी रात का अंधेरा गालिब था। फ्लैट्स के दरमियान में रेस्टोरेंट की इमारत के अंदर जाओ तो मरकजी हॉल में बस एक लाइट चल रही थी। कुर्सियां मेज पर उलट दी गई थी। सफेद टाइलों वाला फर्श चमक रहा था। काउंटर खाली था। इस आम से मंजर में गैस की बू मशकूक थी। दाएं तरफ बने किचन से आती हुई गैस की बू। लंबी आहनी मेजों जहाँ सब्जियां काटी जाती थी, आटा गूंदा जाता था, चावल चुने जाते थे, वो मेजें भी चमक रही थी। किचन बिल्कुल साफ था। ऊंचे लंबे फ्रिज ठहर रहे थे। ऐसे में वो गैस की बू शेल्फ पर कतार में लगे हुए 6 स्टोव से उठ रही थी। तेज गैस की बू, इतनी तेज कि दम घुटने लगे, इतनी तेज कि हलक में उतरकर सांसों में महलूल होने लगे। मौत जैसे सकूत को यकलख्त किचन की खिड़की पर पड़ती हुई लोहे की रोड ने तोड़ा था। 1, 2, 3। चौथे वार पर छन्नाके की आवाज से भारी शीशा किरची किरची होकर गिर गया। कांच के टुकड़े खिड़की के पार सड़क पर बिखरते गए। अगले ही लम्हे में एक भड़कता हुआ लाइटर अंदर फेंक दिया गया। लम्हों का खेल था और सारा का सारा किचन आग की जद में आ गया। अमूमन आग के भड़कते ही छत से पानी गिरना चाहिए था, अलार्म्स को बजना चाहिए था, मगर वहाँ खामोशी थी। मौत जैसी खामोशी। मौत जैसी खामोशी में मौत का सामान करती आग, भड़कती, जलाती, राख करती आग, जो किचन से निकलकर मरकजी हॉल को अपनी जद में ले रही थी। ऊपर को जाते सीने आग की लपेट में आए। 15 मिनट के अंदर अंदर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा आग की नजर हो चुका था। रेस्टोरेंट की 2 मंजिला इमारत लम्हों में राख हो गई थी। आग की लपेट में आकर बगैर किसी जाने नुकसान के किसी की जान ही तो निकाल गई थी। रावलपिंडी से दूर एबटाबाद में अपने नरम गरम बिस्तर पर सोया सेन बस एक कॉल पर उठा था। बस एक कॉल। और उसे लगा जैन वो बूढ़ा बाप है जिसे अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा देने के लिए बुलाया जा रहा है। बस एक कॉल और जैन की कमर टूट गई थी। गाड़ी की चाबी उठाते हुए जाने कितनी बार उसने स्वेटर के बाजू से अपनी आंखें रगड़ी थी, जिन्हें फलांगते हुए वो बार बार लड़खड़ाया था। पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठते हुए उसने धुंध में लिपटे हुए 2 चेहरे देखे थे। एक शायद शहरियार का था, दूसरा शायद शेर दिल का। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। घर से निकलते हुए उसे सारी दुनिया कब्रिस्तान मालूम होती थी। वीरान, वहशत ज़दा,
धड़कनें सुस्त, हर सांस के साथ सीने में उठती हुई तकलीफ, आंखों के आगे छाता हुआ अंधेरा, धुंधली होती हुई सड़क, और उस सड़क पर बेकाबू होती हुई जैन की गाड़ी। आग के शोले रावलपिंडी से एबटाबाद आए थे और जैन को अपनी लपेट में ले चुके थे। सुबह के 7:45 बज रहे थे। वो अली यार के हमरा एक ढाबे पर बैठा था। गुज़िश्ता रात देर हो गई थी, तो अली यार के सुबह आने का कहकर वो सीधा होटल चला गया था। नींद की गोली फाँक कर वो रात 12 बजे सोया तो सुबह 7 बजे उठा था। तैयार होकर होटल से कुछ फासले पर बने हुए ढाबे पर आ गया। अली यार को भी यहीं बुला लिया था। ये ढाबा सड़क के किनारे पर बना था। बैठने की कुछ जगह अंदर थी और कुछ सड़क पर ही। वो सड़क पर ही रखी हुई एक मेज पर बैठा था। इर्द गिर्द दूसरी कई मेजें थीं, कुछ खाली थीं, कुछ मकामी लोग बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उसके सामने बैठा अली यार उसे केस की तफसील दे रहा था। क्योंकि ये केस उनके नहीं, फेडरल पुलिस के अंडर था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक रसाई के लिए सरकारी इजाजतनामा चाहिए था, और वो वही इजाजतनामा तैयार करवा रहा था। खामोशी से उसकी बात सुनते अमर की निगाहें बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर जाती। 8 बजने में बस 5 मिनट थे। इसी असना में एक छोटे से बच्चे ने उनके आगे गर्मा गर्म कड़क चाय के 2 कप रखे थे। आप आप एसपी खानजादा हैं? बच्चे चाय के कप रखकर पलटने लगा था कि अमर के चेहरे पर निगाहें पड़ते ही ठिठका। ये एसएसपी खानजादा है? अलियार ने तस्वीर करना जरूरी समझा। बच्चा खुशगवार हैरत से मुंह खोले अमर को देखने लगा। पहले आप एसपी थे, मैं याद हूँ आपको। आपने मेरी माँ को बचाया था जब बाबा उन्हें मारने वाले थे। अमर ने ठहर कर उस बच्चे को देखा, जिसके चेहरे पर खुशी की रमक थी, आंखों में इश्तियाक दौड़ रहा था। बिलाल हो ना? आपको याद है मेरा नाम? वो खुशगवार हैरत से चीखा था। अमर मबहूम सा मुस्कुरा दिया। तुम्हारी माँ कैसी है और बाबा? बाबा तो जी ट्रक के नीचे आकर मर गए। माँ और मैं बड़े खुश हैं जी। अब हमें कोई डर नहीं है। सीना चौड़ा किए फखर से कहा गया। अमर उसे देख कर रह गया। हाथ बढ़ाकर बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसके बाल बिखेरे थे। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। माँ को आपका शुक्रिया अदा करना था। वो चहक रहा था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। अमर यकटक उसे देखे गया। काश उसका बाप भी किसी ट्रक के नीचे आकर मर गया होता। काश वो भी अपनी माँ के साथ खुश रह सकता। उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे कहना एसपी साहब कह रहे थे कि उनका बेटा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा इंसान बनेगा वो। हौले से बच्चे के गाल थपथपाए थे। बच्चा सर हिलाकर उसे मासूमाना सैल्यूट करके अपना उस्ताद की आवाज़ पर फौरन अंदर की तरफ भाग गया था। उसने गहरी सांस लेकर मेज पर रखा हुआ मोबाइल उठा लिया। इस जैसे जाने कितने फूल अपना बचपन भूलकर अपनी माँ का सहारा बने हुए हैं। अलियार ने ठंडी आह भरी। वैसे आपको इसका नाम कैसे याद रहा? मुतजस्सिस निगाहें अमर के चेहरे पर टिकी थी। उसका उस्ताद उसे बल्लू कहकर बुला रहा था। तुक्का लगाया था मैंने। अलियार मुतासिर हुआ था। अमर ने मोबाइल कान से लगा लिया। निगाहें भाप उड़ाती हुई चाय के कप पर टिकी थी। बेल जाती रही, कॉल नहीं उठाई गई थी। वो सो रही होगी, यही सोचकर उसने दोबारा फोन मिलाया। इस बार तीसरी बेल पर कॉल उठा ली गई। जी कहें? आवाज से तो वो सोई हुई कहीं से नहीं लगी थी। हाँ, बीमार जरूर लगी थी। उठ गई हो? आवाज को क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? मोबाइल कान से लगाए वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अलियार ने चाय का कप उठाते हुए गर्दन घुमाकर उसे कुछ फासले पर खड़े होते देखा था। जी, नस्ला हो गया है। दवा ले लेना याद से। जैन जल्दी उठ जाता है। बिला तकल्लुफ उसे नाश्ते का कह देना। जी। जी की सगी, कुछ हुआ है क्या? बाएं हाथ से मोबाइल कान से लगाए, दाएं से वो सामने लगे बोगनवेलिया के फूलों से खेलने लगा। नहीं, क्या होना है? होना तो चाहिए। खैर, तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लेना याद से। गिरती पड़ती रहोगी वरना सारा दिन। अमर खानान। उसके झुंझलाने पर वो मुस्कुरा दिया था। अलमीरा कॉल काट गई थी। मोबाइल हाथ में लिए वो वापस मेज की तरफ आ गया। अलियार ने कुन अखियों से उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा था, फिर गला खंगार कर इधर उधर देखने लगा। अमर ने खामोशी से चाय का कप उठा लिया। जैन साहब तो रात से घर नहीं है। मुलाजमा से जैन का पूछने पर उसे ये जवाब मिला था। सुबह फजर के बाद वो नहीं सो पाई थी। कोई काम था नहीं तो किताब उठा ली। 7 बजे वो किचन में आ गई थी। इतने दिनों से जैन मेहमान नवाजी कर रहा था। आज वो उसके लिए नाश्ता बनाना चाहती थी। अपना और उसका नाश्ता तैयार करके जब उसने जैन के कमरे का दरवाजे पर दस्तक दी तो जवाब नदारद। उसने नीचे आकर मुलाजमा से पूछा तो ये जवाब मिला था। कल रात 10 बजे तो उसने जैन को देखा था। फिर वो कहाँ गया? माथे पर बट डाले वो ऊपर आई थी। नाश्ता किया, बर्तन समेटे, फिर कमरे में आई तो 8 बज रहे थे।
मोबाइल पर अमर की कॉल आ रही थी। हस्ब तवक्को उन्हें आवाज से ही गड़बड़ का एहसास हो गया था। नजला तो नहीं हुआ था, हाँ बेख्वाबी का असर जरूर था। उनसे बात करके वो तैयार होने चली गई थी। सिंगार मेज के सामने खड़ी होकर हिजाब बांधकर उसने खाली खाली नजरों से मेज पर रखे हुए अमर के परफ्यूम को देखा। परफ्यूम वही रखा था, फिर उसे क्यों अपने गर्दन के करीब महसूस हुआ था। नोजल पर किसने जोर दिया था कि वो एकदम से उनकी खुशबू को अपनी सांसों में घुलता हुआ महसूस कर रही थी। वो कई पल वहीं खड़ी रही थी, परफ्यूम को देखती रही, फिर हाथ बढ़ाकर परफ्यूम उठाया, ढक्कन उतारकर नोजल पर जोर दिया था। खुशबू की हल्की सी फवार उसकी गर्दन पर पड़ी थी। उसने नम सांस अंदर उतारते हुए परफ्यूम वापस रखा। चोर नजरों से आईने में अपना अक्स देखा। सिया अबाया जिसके बाएं बाजू पर सफेद और सुरमई रंग के फूल बने थे। दोनों बाजुओं पर आगे से सुरमई रंग की पट्टी लगी थी जो कोहनी से जरा नीचे तक थी। सियाही हिसाब ओढ़े, कंधे पर शोल्डर बैग डाले, वो बिल्कुल तैयार थी। आंखें रात जगह की चुगली खा रही थी। वो ठंडी सांस भरकर बाहर आ गई। सफेद स्नीकर्स में मक्खी पाँव सीने पर रखे तो लॉन से आती हुई आवाज पर ठटकी। रावलपिंडी वाली ब्रांच में आग लग गई है, सारा रेस्टोरेंट जल गया है, कुछ नहीं बचा। और जैन? ताई ने दिल पर हाथ रखकर पूछा था। उसका एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है। शेरदिल वक्त पर पहुंच गया था तो कोई जानलेवा चोटें नहीं लगी। ताई ने सहारे के लिए दोनों हाथों से बराबर में खड़े हुए हाशर को पकड़ा। ताया परेशानी से चक्कर काटते बार बार किसी का नंबर मिला रहे थे। आग कैसे लगी? अभी तक मालूम नहीं हुआ। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? बैग की स्ट्रिप पर गिरफ्त सख्त किए वो पूछ रही थी। ताई ने कहर आलूद निगाह उस पर डाली। ताया रुककर उसे देखने लगे थे। इस जैसे मनहूसों को घर में जगह देंगे तो कल को घर भी आग की जद में होगा। नफरत, हकारत, क्या कुछ नहीं था उनके लहजे में। वो पत्थर चेहरा लिए उन्हें देखे गई। नहीं, तुम ड्राइवर से कह देना तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, शेरदिल जैन के साथ हैं। ताया ने अपनी बीवी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाला था। वो सर को चंबिस देती हुई बाहर आ गई। अमर ने मना किया था कि ड्राइवर के साथ कहीं नहीं जाना। उसने ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ले ली थी। गाड़ी सड़क पर डालते हुए उसे अपने जिस्म पर कीड़े रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। लोग कहते थे वो मनहूस थी, पहले बाप को खा गई, फिर खान हवेली के हर फर्द को। वो उनकी जिंदगियों में आजाब बनकर आई थी, कहर बनकर टूटी थी। ये आजाब जैन पर भी आन पड़ा था। उसके नहुसत की लपेट में वो भी आ गया था। मुश्किल से 2 हफ्ते हुए थे और ओह जैन, बहुत मेहनत, बहुत लगन से उसने ये इमारतें खड़ी की थी। रावलपिंडी वाली ब्रांच की कई बार तारीफ की थी उसने। कहता था वहाँ की हर चीज़ बेहतरीन से बेहतरीन है। वो किस हाल में होगा, किस दर्द से गुजर रहा होगा, वो समझ ही नहीं सकती थी। सफ़ेद एसयूवी यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में खड़ी करके वो बाहर निकल आई। शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए, दाएं हाथ में लैपटॉप पकड़े, वो अपने केबिन नुमा ऑफिस में चली आई थी। लैपटॉप और बैग मेज पर रखे, वक्त देखा तो 9 बज चुके थे। बैग से पानी की बोतल निकाली, मोबाइल पकड़ा और बाहर आ गई। क्लास की तरफ जाते हुए उसके कदम मन मन भर के हो रहे थे। दिमाग मफलूज हो चुका था। गायब दिमागी से उसने हाजिरी ली थी। खाली खाली नजरों से तलबा को देखा था। डेटाबेस का लेक्चर देना था। कल तैयारी की थी उसने, फिर भी कुछ याद नहीं पड़ रहा था। उसने पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई, लंबी सांसें ली, प्रोजेक्टर चलाया और सारी तवज्जो स्लाइड्स पर मरकूज की। वो कमजोर नहीं पड़ सकती, वो गिर नहीं सकती, उसे थामने वाला कोई नहीं था। कुछ भी हो जाए उसे मजबूत रहना था। थोड़ी ही देर में खामोश कमरे में उसकी आवाज गूंजने लगी थी, मजबूत, बुलंद और ठोस। अलमीरा का ये दिन भी मसरूफ गुजरा था। पिछले लेक्चर्स को स्केड्यूल किया था तो सारा दिन लेक्चर्स में गुजरा था। शाम में वो सर सैफ के ऑफिस में बैठी प्रोजेक्ट का काम देख रही थी। कॉन्फ्रेंस अगले माह के शुरू में थी। वक्त कम था और काम ज्यादा। फिर पहले किरण थी, अब सर के साथ बस वो थी। सर के ऑफिस से निकलते निकलते उसे मगरिब हो गई थी। नमाज अदा करके वो कैफे आ गई थी। कॉफी का ऑर्डर देकर ढूंढकर कोने में वीरान तरीन मेज पर बैठ गई थी। बैग कदमों में रखा, मोबाइल ऑन किया तो कई मिस्ड कॉल्स लगी थी। कुछ शेरदिल की, कुछ अमर की, हत्ता के इतने दिनों बाद मुजाहिद खान ने भी कॉल की हुई थी। उसने गहरी सांस लेकर सबसे पहले मुजाहिद खान का पैगाम देखा था। अलमीरा, बेटे ठीक हो? इतने दिनों से कोई खबर ही नहीं है। उनके पैगाम से साफ लाइल्मी झलकती थी। तो क्या अमर खानान ने उन्हें कुछ नहीं बताया था? वो अखबार नहीं पढ़ते थे क्या? फारिग होकर कॉल बैक करना। अमर का मैसेज था, आप खैरियत से यूनिवर्सिटी पहुंच गई? माजरत, मुझे जल्दी में रावलपिंडी जाना पड़ा। जल्दबाजी में बिना कुछ बताए चले जाने की आदत आज भी शेरदिल में मौजूद थी। आपकी कॉफ़ी? उसके एक शागिर्द ने
उसके आगे कॉफ़ी रखी थी। वी आर वेटिंग फॉर यू मैम, उसने मुस्कुराकर कहा था। अलमीरा तरफ से उसे देखे गई थी। वो लड़की चली गई। उसने कॉफ़ी का कप उठाकर लबों से लगा लिया। कड़वी कॉफ़ी हलक में उतरते ही दिमाग के सारे बंद फ्यूज खोल गई थी। वो आराम से कॉफ़ी के घोंट भरती गई। कैफे में इस वक्त ज्यादा रश नहीं था। ज्यादातर हॉस्टलर्स थे, चंद अस्ताजा, कुछ हमजमात तलबा और कुछ शागिर्द। वो आते जाते लोगों को देखती गरम और कड़वी कॉफी हलक से नीचे उतारती रही थी। कॉफी खत्म होने के बाद वो बहुत देर बिला वजह वहीं बैठी रही थी। फिर बैग और लैपटॉप उठाए बाहर चली आई। थोड़ी ही देर में सफ़ेद एसयूवी यूनिवर्सिटी से निकल गई थी। यूनिवर्सिटी से घर 15 मिनट के फासले पर था। पीएमए रोड से जरा पहले साफ सुथरी सड़कें स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में नहाई हुई थी। सुबह वो जिस रास्ते से आई थी वो ज़ेर तामीर था। तभी उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया था जो उस वक्त थोड़ा वीरान था। वो अभी पीएमए रोड से दूर थी कि अचानक 4 से 5 लड़के गाड़ी के आगे आए थे। वो ब्रेक पर पाँव न रखती तो यकीनन वो गाड़ी से टकरा जाते। उसने गाड़ी रोकी, ये उसकी पहली गलती थी। लड़कों को कहने का हटने के लिए उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया। ये उसकी दूसरी संगीन गलती थी। शहद रंग आंखों में शीशे के पास खड़े नकाबपोश का अक्स झलमिलाया था। वो लड़के भारी मजबूत डंडे घसीटते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। तारकोल की सड़क पर घसीटते डंडों से पैदा होने वाली क्रिच की आवाज उसके समाज से टकराती हुई दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसने लगी थी। अमर का इस्लामाबाद जाना, जैन के रेस्टोरेंट में आग लगना, शेरदिल का उजलत में रावलपिंडी रवाना होना, सब समझ में आने लगा। जाल बहुत गैर महसूस अंदाज में बिछाया गया था। शहद रंग आंखें खौफ का गहरा बन गई। हलक खुश्क हो गया, जहन माउफ और असाब सुन। उसके हलक से उस वक्त भी आवाज नहीं निकली थी जब उसका हिजाब सड़क पर गिरा था। वो तब भी नहीं चीख पाई थी जब उसकी गर्दन पर किसी का दहकता हुआ लम्स महसूस हुआ था। तारीक जीने, गहरे कत्थई रंग के लकड़ी के बने जीने जिनके नीचे पौधे रखे थे। जीनों के बीच खाली जगह से नीचे की सफेद टाइल्स झलकती थी। सफेद स्नीकर्स में मकीन पाँव पहली सीढ़ी पर टिके थे। अगली सीढ़ी रोशन हुई। सुर्ख खून की बूंद टाइल पर गिरी। वो जीने पर चढ़ती गई। हथेली से निकलता खून उंगलियों के दरमियान से फिसलकर स्नीकर्स को रंग तरा गया। अगले जीने रोशन पिछले तारीख होते गए। टिप टिप टिप। खून गिरता जाता था। वो वहीं खड़ा था, आखिरी जीने के पास, मुतबस्सम निगाहों से उसके हाथों से गिरते हुए खून को देखता। उसका बिखरा हुआ हुलिया देखकर उसकी आंखें चमकी थीं। उसकी रोई रोई सुर्ख आंखें उसके लिए बेहद तमानियत का सबब बनी। वो उसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ी हुई, नम लाल आंखों से उसे देखा। मामला ज्यादा बिगड़ गया। हिस उठाती निगाहें उसके चेहरे से फिसलती उसके वजूद का तवाफ करने लगी। सख्ती से लब भीजते नम आंखों से उसे देखती अलमीरा ने उल्टे हाथ का सन्नाटेदार थप्पड़ उसको रसीद किया था। एक लम्हे के लिए हाशिर के कान साए साए करने लगे थे। गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से उसे देखा, जो लाल आंखों से शेरनी की तरह उसे घूर रही थी। जलील तरीन मौत मरोगे हाशिर, खुदा का कहर नाजिल होगा तुम पर। उसके नजरों के सामने उठी अलमीरा की उंगली दरस कर रह गई। आवाज कांप गई थी। आपको मैं एक कदम आगे आए तो अमर जान ले लेंगे तुम्हारी। वो जो बिपर कर उसका मुंह दबोचने लगा था। अमर के नाम पर वहीं रुक गया था। दांत किचकिचाकर उसे देखा, फिर जब से होठ भीजता हुआ धम धम सीढ़ियां उतरता गया। बहुत सारे आंसू को पीछे धकेलती हुई वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। बाएं हाथ से कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर आ गई। दरवाजा बंद किया, फिर लॉक किया। कंधे पर टिका हुआ शोल्डर बैग फर्श पर गिरा दिया। सुस्त रवि से कदम उठाती वो साइड टेबल के पास आई। दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर बेड पर रखा और बेड के किनारे पर टिक कर बैठ गई। लब भीजती अपनी हथेली में खुपे हुए कांच के टुकड़े को देखा। उसे तकलीफ हो रही थी, दर्द जान निकाल रहा था। ये जख्म गहरा था, वरना एक कट गाल पर लगा था, दूसरा पेशानी पर। उसे दर्द हो रहा था। दिल बिन पानी की मछली की मानिंद तड़प रहा था। हलक में आंसुओं का गोला अटक कर सांस लेना मुहाल कर रहा था। वो बहादुर नहीं थी, वो कमजोर थी। इतनी कमजोर कि उसे एक सहारा चाहिए था। एक कंधा जिससे लगकर वो रो सके। एक चारागर जो हथेली में खुपे हुए कांच के टुकड़े को निकाले और जख्म पर मरहम रखे। एक साथी जिसकी तसल्ली उसके बेचैन दिल को सुकून से भर दे। उसे अमर चाहिए थे। वो उनके सीने से लगकर रोना चाहती थी। वो इस वक्त सारी दुनिया से छुपना चाहती थी। वो बिखर रही थी, वो उसे समेट लेते। वो गिर रही थी, वो उसे थाम लेते।
आंखों में उमड़ती नमी को पीछे धकेलते हुए उसने फर्स्ट एड बॉक्स खोला। हथेली में खुपे कांच के टुकड़े को देखा। लब सख्ती से दांतों में पेवस्त किए। उसने बाएं हाथ से कांच के टुकड़े को खींचा था। तकिए में मुंह देकर उसने हलक से निकलती हुई चीख का गला घोटा था। तकलीफ से आंखें मीच ली थी। वो दर्द से दोहरी होती हुई सिसक उठी थी। हथेली से गिरता खून सुरमई चादर को सुर्ख रंग में बदलने लगा था। वो निढाल होती हुई मुसलसल गिरते खून को देखती गई। यूं लग रहा था कतरा कतरा जान निकल रही हो। वो यूं ही पड़ी रही तो रगों से सारा खून निचड़ जाएगा। फिर भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जख्म पर मरहम रखें, खून रोकने की कोशिश करे। तकलीफ का एहसास जान निकाल रहा था। कांच का टुकड़ा फर्श पर गिर गया। बहुत सारी हिम्मत मुस्तमा करके वो सीधी हुई। खून साफ करके जख्म पर मरहम रखा तो करहा उठी। आंखों में पानी जमा हुआ। धड़कनें खतरनाक हद तक सुस्त पड़ी। जलन के एहसास से जान निकलने को हुई थी। बाएं हाथ से टेढ़ी मेढ़ी पट्टी बांधी थी। पट्टी लम्हों में खून से रंगने लगी थी। फर्स्ट एड बॉक्स को परे ढकेल कर वो तकिए पर सर रख चुकी थी। बायां बाजू आंखों पर रखे वो सिसक उठी। रात के पहर कमरे के दरवाजे के पार कुत्ते होते हैं। रात के पहर गाड़ी के आगे आने वाले कुत्ते होते हैं। नोचने चीरने फाड़ने को तैयार कुत्ते। कमरे की खामोशी में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। तकलीफ की शिद्दत थी कि बंजर आंखें नम हुई और रुखसार तर होते गए। फर्स्ट एड बॉक्स खुला पड़ा था। खून में डूबा हुआ कांच का टुकड़ा, लहू में रंगी हुई सुरमई चादर, कमरे में गूंजती सिसकियां कर्मनाक दास्तान कहती थीं। एक कयामत थी जो आई और गुजर गई। जो रही सही ताकत थी वो भी छीन गई। उस रात वो रोते रोते सो गई थी। उस रात उसे अमर चाहिए थे। कमरे का दरवाजे के पास गिरे शोल्डर बैग में रखे हुए मोबाइल पर मुसलसल अमर की कॉल आ रही थी। मोबाइल साइलेंट पर था। अमर की फिक्र में इजाफा होता गया। अलमीरा के रोने में शिद्दत आती गई। उसकी आंख कमरे के दरवाजे पर होती हुई दस्तक से खुली थी। वो एकदम डर कर उठ बैठी थी। खौफजदा निगाहों से कमरे के बंद दरवाजे को देखा, फिर दीवार पर नसीब घड़ी को जो सुबह के 7 बजा रही थी। कयामत जैसे भारी रात गुजर चुकी थी। नम सांस अंदर उतारते हुए उसने थकी थकी नजरों से पट्टी की जकड़ी हुई अपने हाथ को देखा था। सफेद पट्टी में जख्म की जगह से लाल हो चुकी थी। मुसलसल दर्द की वजह से हाथ सुन मालूम हो रहा था। उसने आहिस्ता से सुर्ख पट्टी को छुआ। कमरे के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। इस बार पिछली दफा की बनिस्बत जोर से। वो बेध्यानी में बेड से उतरने लगी थी कि कुछ याद आते ही फौरन पाँव वापस खींच लिए। आगे बढ़कर फर्श पर गिरे हुए कांच के टुकड़े को देखा, फिर एहतियात से नीचे उतरी। सुस्त रवि से चलती हुई जब वो दरवाजे के पास आई तो तीसरी बार दस्तक दी जा रही थी। उसने दरवाजा खोल दिया। सामने मुलाजमा खड़ी थी। अमर खान की कॉल आई है लैंडलाइन पर, आपका पूछ रहे हैं। कह दो जिंदा हूँ, दुरुस्ती से कहती हुई वो खटाक से मुलाजमा के मुंह पर दरवाजा बंद कर चुकी थी। पैचे ताप खाती हुई मुलाजमा बुरे बुरे मुंह बनाती हुई पलट गई। दरवाजा बंद करके उसने ठहर कर फर्श पर गिरे हुए शोल्डर बैग को देखा, फिर आगे बढ़ी। झुककर उसने जिप खोली और अपना मोबाइल निकाला। अमर की 20 मिस्ड कॉल्स लगी थी। वो थोड़ी देर कबल आई थी, बाकी सारी रात की थी। उसके मोबाइल साइलेंट पर रखने की आदत से किरण बहुत चिढ़ती थी। एक वही कॉल करती थी और जब भी करती थी अलमीरा को इल्म नहीं होता था। अब अमर करते थे और उनके साथ भी ऐसा ही मामला था। बेड की तरफ बढ़ते हुए उसने उनके पैगाम देखे। मीरा, ठीक हो? जवाब तो दो यार, परेशान हो रहा हूँ। दिल और जैन की खबर मिली है मुझे, तुम कहाँ हो? मीरा खानजादे। पैगाम के अंदाज से ही वो उनके गुस्से का अंदाजा लगा सकती थी। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? रात कहाँ थी तुम? आधा घंटा कबल आए उस पैगाम को देखते ही हर दूसरा पैगाम धुंधला गया। हर मंजर निगाहों से ओझल हो गया। वो सांस रोके बिना पलक झपके पत्थर का बुत बनी उस एक सत्र को देखे गई। रात कहाँ थी वो? रात रात वो घर आ रही थी। वो पहुंचने वाली थी कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने वो 4-5 लड़के आए थे। उसने गाड़ी रोक दी थी। उसके बाद मेरा अब अगर जवाब न आया तो खुदा की कसम जानती नहीं हो तुम मुझे। ओह, यानी सब कुछ सहने के बाद कटहरे में भी बही खड़ी थी। जवाब भी उसे देने थे। गुस्सा भी उसी पर किया जा रहा था। इतनी परवाह थी तो छोड़कर क्यों गए थे? इतना ख्याल था तो तन्हा क्यों किया था? रात तकलीफ इतनी थी कि वो रो पड़ी थी। सुबह सारा दुख, सारी तकलीफ अमर के एक पैगाम से गुस्से में बदलने लगी थी। लब सख्ती से भीजते उसने उनका नंबर मिलाया था। गुस्से से लाल चेहरा लिए मोबाइल कान से लगाते हुए उसने फर्श पर गिरे हुए कांच के टुकड़े को देखा था। पहली बेल पर ही कॉल उठा ली गई थी।
मीरा तुम समझते क्या है आप खुद को? क्या नहीं जानती मैं आपके बारे में? बताएं। मैं कॉल नहीं उठाऊंगी, मैसेज का जवाब नहीं दूंगी, तो क्या करेंगे आप? रह क्या गया है करने को? तेजी से उनकी बात काटती वो उन पर चढ़ दौड़ती थी। दूसरी तरफ अमर हक्का बक्का रह गए। क्या हो गया है यार, हाइपर क्यों हो रही हो? मैं हाइपर हो रही हूँ? अपने मैसेज देखें आप। मैं जरा आपकी मर्जी के खिलाफ जाऊं, आप धमकाना शुरू कर देते हैं। आज धमकी छोड़े, बता दें क्या करेंगे आप? कर ही क्या सकते हैं आप? जान लेंगे? ले चुके हैं? हाथ उठाएंगे? आप उससे बदतर कर चुके हैं मेरे साथ। तलाक देंगे? मैं भी ये हक रखती हूँ। बताएं फिर क्या करेंगे? मुझे भी मालूम हो, आखिर आपकी जात का कौन सा तारीख पहलू अभी तक मुझ पर आश्कार नहीं हुआ? बताएं। वो कहीं का नस्ला कहीं गिरा रही थी, उसे अंदाजा था। मगर इस वक्त अगर वह अमर से ना लड़ती तो दम घुटने से मर जाती। दिल पर जो कल गुजरी, उसका बोझ हल्का करने के लिए उसे बोलना था, और जब वो बोली थी तो तूफान बन गई थी जो अमर के बखिए उधेड़ता गया था। जहन में बढ़ते हुए शोर को खत्म करने के लिए उसे कुछ करना था। थोड़े तो हाथ पैर मारने थे, दिल का गुबार किसी तरह तो निकालना था। रोकर, लड़कर, चीख कर अपने बचाव के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। फिर भी यूँ मालूम होता था कि दलदल में मजीद धंसती जा रही है। मीरा, कुछ हुआ है? वो समझ गए। वो हमेशा समझ जाते थे, आज भी समझ गए। उसने सख्ती से निचला लब दांतों से काटा। होने को कुछ रह गया है अमर खान ज़ादा साहब? उसके लहजे में झलकता हुआ तंज अमर को बुरी तरह चुभा था। मैं यहाँ काम वाइंड अप करके आ रहा हूँ। मत आए, मेरी बला से भाड़ में जाएं आप। मैं शक्ल नहीं देखना चाहती आपकी। मेरे जनाजे पर भी मत आइएगा। पानी रखा है तुम्हारे पास? वो उनके इतने पुरसुकून अंदाज पर हैरान ही तो रह गई थी। अल्लाह करे मर जाऊं मैं, आपके आने से पहले मर जाऊं, ताकि मेरी तो जान छूटे ही आप भी सुकून में आ जाएं। जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करती मैं। मुझ जैसों का पैदा होते ही गला घोट देना चाहिए, वरना बाबा के साथ मर जाती, वरना कैसे भी बस मर जाती। उसकी बस हो गई थी, आवाज रुंध गई, मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। बेड के किनारे पर टिककर उसने सर झुकाकर आंसू को बहने दिया। मीरा जानन, ऐसे तो ना कहो अब। वो उस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। सिसकियां दबाती वो उन्हें जवाब नहीं दे पाई, बस सर झुकाए खामोश आंसू बहाती रही। आई एम सॉरी, जो भी हुआ है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप बताओ तो मसला क्या है? आई हेट यू अम्र। आंसुओं में दर्द, सिसकी के साथ हुआ नफरत का इजहार उन्हें मजीद बेचैन कर गया था। तबीयत तो ठीक है ना? तुम सुकून से बैठो, पानी पियो, मैं मुलाजमा को भेजता हूँ। आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। खुद आने में क्या मसला था इन्हें? जब उसे ज़रूरत होती थी वो क्यों नहीं आते थे? किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी मत आइएगा, मैं जान ले लूंगी आपकी। तड़क कर कहती हुई वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। गुस्से से मोबाइल बेड पर पटका, सांस फूलने लगा। तेजी से अपने नम रुखसार रख रहे थे। जलती आंखों को मीच कर वो उठी थी। फर्श पर गिरा कांच का टुकड़ा उठाकर डस्टबिन में फेंका। फर्स्ट एड बॉक्स को साइड टेबल पर पटक कर झटके से बेड की चादर खींची थी। कुशन गिराती तकियों को लात मारती हुई वो खून आलू चादर लेकर बालकनी में आई। चादर मशीन में डालकर मशीन चलाई। पैर पटकती वो वापस कमरे में आई थी। ड्रेसिंग रूम में दीवार गिर अलमारी के निचले खाने से दूसरी चादर निकाली। वो ग्लास डोर बंद कर रही थी कि अचानक से दायां हाथ दरवाजे से टकराया था। वो कराही तो उठी थी, इस वक्त के सारे काम बाएं हाथ से कर रही थी। अब इस वक्त जरा सी हरकत पर दर्द दोहरा हो गया था। गहरी सांस लेती वो सर दरवाजे पर टिका गई थी। बेबसी की इंतहा थी, जब जवाब दे रहा था। वो वहीं ग्लास डोर से लगकर नीचे बैठती चली गई थी। आसाब जवाब देने लगे थे। खाली खाली नजरों से फर्श को तकते हुए उसे अपना आप उस किले से महसूस हो रहा था, जो रेत से बना हो, समंदर की एक लहर जिसका वजूद तक मिटा दे। उसका हाल ऊन सा था, जिसे मेहनत से बुना गया हो, मगर एक धागे की खींच ही सब बिखेर दे। अगर कभी ऐसा हो मैं बहुत कमजोर पड़ने लगूं, कोई रास्ता सुझाई ना दे, मदद को कोई हाथ ना आए, तब तब मुझे क्या करना चाहिए चचा? वो सोफे पर चढ़कर बैठे मुजाहिद खान से पूछ रही थी। खुद नीचे फ्लोर कुशन पर बैठी थी, टांगों पर लिहाफ डाल रखा था। तब तुम्हें अपनी मदद आप करनी होगी अलमीरा। तुम्हें खुद उठना होगा। हार मान लोगी तो दुनिया खा जाएगी। वो खुद को समेटे उठ खड़ी हुई थी, अपना वजूद घसीटती कमरे में आई। लब सख्ती से भींचकर बेड पर चादर बिछाई थी। नीचे गिरे तकिए को उठाकर बेड पर रखे, कुशन समेटे। रूम फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और गटागट पानी चढ़ा दिया। बोतल खाली करके डस्टबिन में फेंकी, फिर तैयार होने लगी थी। वो 8 बजे कमरे से निकली थी। हाथ की पट्टी बदली थी, मगर अब भी अनाड़ीपन झलक रहा था। गाल पर लगे हुए कट पर सनी प्लास्ट लगाई थी।
पेशानी का कट हल्का सा था तो उसे यूं ही रहने दिया था। मेहरून रंग के अबाई में मलबूस हम रंगी हिजाब ओढ़े, सिया शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए वो नीचे आई थी। जीने उतरते ही वो बिना रुके ही निकल जाती बाहर, अगर लॉन्च से शहरियार की कड़क आवाज ना आती। तुम्हारे शोहर की गाड़ी को क्या हुआ है? गरजती आवाज थी, उसे उनका लहजा जहर लगा था। मुड़कर चुपती हुई निगाहें से उन्हें देखा जो सोफे पर अखबार लेकर बैठे थे। देख लिया है तो पूछ क्यों रहे हैं? वक्त हुआ जवाब आया। शहरियार ने अखबार सरकाकर दुरुस्त नजरों से उसे देखा। निगाहें उसके चेहरे से फिसलते जख्मी हाथ पर टिकी। गाड़ी की हालत से हादसा तो नहीं लग रहा, क्या हुआ है रात? तनकीदी निगाह उसके चेहरे पर थी। वो कुछ बोले ना बोले, वो आंखों में झांक कर सच पढ़ लेंगे। आपको जवाब दे नहीं हूं मैं, तुनक कर कहती हुई वो जाने लगी थी। डॉक्टर के पास चली जाओ, हाथ पर शायद गहरी चोट आई है। आग ही तो लग गई थी उसे। शोला बरसाती हुई निगाहों से मुड़कर उन्हें देखा था। उन्होंने उसके गुस्से का असर लिए बिना ही जारी रखी थी बात। कहो तो गाड़ी बनवाने के लिए भेज दूं, तुम तब तक मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर सकती हो। चाहते क्या हैं आप? गाड़ी भी अमर की, मैं भी उनकी, फिर आप क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हैं? वो तड़की थी। जाने देना बाबा, हमारी बला से ये जिए या मरे। क्यों डियर कजन? हर्ष जाने कब वह आया था, नाक से मक्खी उड़ाने के अंदाज में कहकर वह शहरयार के सामने वाले सोफे पर गिर गया। एक लम्हे के लिए अलमीरा की पलकें लरस गई थी, चेहरा तन गया था। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें छोड़ देगा, अकेले जाना मुनासिब नहीं। शहरयार की सुई वहीं अटकी थी। आप अपने इस मर्दार बेटे को घर में रखें, मुझ समेत हर लड़की का बाहर अकेले जाना मुनासिब हो जाएगा। ओह अलमीरा। वो खा जाने वाली नजरों उन पर डालकर पलट गई थी। हाशिर ने दांत पर दांत जमाए उसे देखा था, फिर गुस्से से हवाई लात उसे मारी थी। शहरियार सर झटक कर रह गए थे। तेज तेज कदम उठाती वो घर के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकली तो बाएं तरफ लॉन में माली अपने काम पर जुट चुका था। दाएं तरफ शहरियार और हाशिर की गाड़ी के पीछे सफेद एसयूवी खड़ी थी। उसने ठहर कर गाड़ी को देखा था। गाड़ी की विंड स्क्रीन किरची किरची हो चुकी थी, बीच में से शीशा गायब था। ड्राइविंग सीट का शीशा भी टूटा हुआ था। साइड मिरर्स की भी ऐसी ही हालत थी। उसने सर झुकाकर नम सांस अंदर उतारी थी। जहन के दरीचों पर दरवाजे के पार खड़े हुए नकाबपोश का अक्स लहराया। समात के पर्दों से मोटे डंडों की सड़क पर घसीटने की आवाज टकराई। वह सख्ती से आंख मीच गई। मैं छोड़ आऊं आपको बीबी जी? घर का ड्राइवर डरते डरते पूछ रहा था। उसने आंख खोली। उससे फासले पर खड़ा हुआ ड्राइवर मुतजब्जब नजरों से उसे देख रहा था। उसने सर नफी में हिलाया। वो कमरे से निकलने से पहले ही कैब मंगवा चुकी थी। एक निगाह बदहाल खड़ी हुई गाड़ी पर डालती हुई वो आगे बढ़ गई। बाहर आई तो कैब दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पिछले निश्चित का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गई। मोबाइल उठाया, अमर को अपनी लाइव लोकेशन भेजी और आंखें मूंद कर सर सीट पर टिका दिया। सफेद रंग की कल्टस PMA रोड पर दौड़ती जाती थी। सड़क के दाएं बाएं पूरे कद से खड़े दरख्त तेजी से कटते जा रहे थे। पहाड़ों में घिरा एबटाबाद खिसा के कमाल देख रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर पहले वो मेडिकल सेंटर गई थी। हाथ का जख्म देखते ही पैरामेडिक ने चौंक कर उसे देखा। चोट कैसे आई? पैरामेडिक की जांचती निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थी। गिलास टूट गया था। वो चंद पल उसे देखता रहा। जख्म गहरा है, टाँके लगेंगे। जख्म ज्यादा है, टाँके लगेंगे। पट्टी भी ठीक नहीं हुई, इन्फेक्शन भी हो सकता है। मेरा मशवरा है किसी डॉक्टर को दिखा दे। आप लगा दे प्लीज। वो सरापा इल्तिजा बन गई। पैरामेडिक ने बगौर उसे देखा। उसे अलमीरा की रोई रोई आंखों पर तरस आया था। तभी सर झटक कर अपना काम करने लगा। वो सारा वक्त आंखों में उतरती हुई नमी को पीछे धकेलने की सही करती, खामोशी से उसे काम करता हुआ देखती रही थी। जब वो हाथ की पट्टी करवा कर बाहर निकल रही थी तो अकब में पैरामेडिक की आवाज उभरी थी। ग्लास टूटने से गाल पर भी चोटें आती हैं। उसने सख्ती से आंखें मिची। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी वो? इतनी थोड़ी सी अकल तो कोई भी दिखा सकता था, फिर वो क्यों दिमाग बन के घूम रही थी? ठंडी सांस भरकर वो बाहर निकल आई। रुख कैफेटेरिया की तरफ था। कैफेटेरिया पहुंचकर उसने नाश्ते समेत कॉफी का ऑर्डर दिया था और कोने में एक मेज पर बैठ गई। शोल्डर बैग मेज पर रखकर मोबाइल निकाला। उसे लगा था, उसे उम्मीद थी अमर का कोई पैगाम होगा। वो गुस्से में थी, वो उसे ठंडा रहने की ताकीद करेंगे, वरना तसल्ली के चंद बोल बोलेंगे या फिर अपने आने की इत्तला ही देंगे। उसकी हर उम्मीद, हर आस भरभरी सी होकर गिर गई थी। अमर की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। उसने थकी थकी नजरों से सामने देखा। 9 बजने में वक्त था। कैफेटेरिया में हॉस्टलर्स जमा हो रहे थे। चहल पहल शुरू हो चुकी थी। उसके चंद हमजमात उससे 2 मेजें छोड़कर बैठे थे।
कह के लगाते, नाश्ते के साथ इंसाफ करते वो उसे मजीद थका गए थे। तन्हाई के एहसास ऊद कर आया और दिल पर हावी हो गया था। वो मोबाइल मेज पर रखती हुई कुर्सी से टेक लगा गई, गर्दन घुमाकर दीवार गिर खिड़की के पार देखने लगी थी। खिसा अपने उरूस पर थी। जिन दरख्तों ने इब्तदाई दिनों में ही हार मान ली थी, वो अब बिल्कुल झड़ चुके थे। जो आखिर दम तक लड़े थे, वो अब भी भरे भरे से थे, जैसे नीम का दरख्त। दरख्त से झड़ते हुए सफेद फूल। कल रात उसकी गाड़ी की दाएं तरफ भी नीम का दरख्त था। उस दरख्त पर सफेद फूल नहीं थे। कल रात एक भारी डंडा गाड़ी के विंड स्क्रीन पर मारा गया था। वो हलक से निकलती हुई खौफजदा चीख को रोकते हुए स्टीयरिंग व्हील पर झुकी थी। कल रात कोई उसकी गर्दन पर झुका। वो यूं मसली थी जैसे किसी ने खोलता हुआ पानी उसकी गर्दन पर डाला हो, या जैसे आग में देखता हुआ खंजर उसकी गर्दन पर दाग गया हो। हाँ, ऐसे। उसने कर्व से आंखें मिसली थी। लाल होती आंखें जलने लगी थी। धड़कनें सुस्त पड़ी थी। नीम के दरख्त से सफेद फूल झड़ते जाते थे। आपका ऑर्डर। नाश्ता और कॉफी का कप उसके सामने रखा गया। उसने घायल निगाहों से मेज पर रखे हुए नाश्ते को देखा। कयामत आई, गुजर गई। वो वहीं ठहरी रही तो कुचली जाएगी। उसे भी आगे बढ़ना था, वो बढ़ेगी। बेमकसद सा सर झटकते हुए नाश्ते की तरफ मतवज्जा हुई। नाश्ते से फारिग होकर वह अपने डिपार्टमेंट आई थी। आज पहला लेक्चर नहीं था तो सीधा अपने केबिन में गई थी। बैग मेज पर रखा, लैपटॉप ऑन किया और काम में मशगूल हो गई। साथ ही टीचर्स, बैचमेट्स आते जाते रहे। उसने अपना झुका हुआ सर नहीं उठाया था। सोचों को झटकने के लिए, खुद को कमजोर पड़ने से बचाने के लिए बेहतर यही था कि वो काम में मसरूफ हो जाए। गर्दन में उठता हुआ दर्द उस दर्द से ज्यादा नहीं था जो कल हाथ मरोड़ जाने पर हुआ था। सर में उठती टीसें उस तकलीफ का अशर असीर भी नहीं थी जिससे वो गुज़िश्ता रात गुजरी थी। हर लम्हा आसाब था, हर घड़ी भारी थी। बारहा उन्हें पुकारा था, निगाहों ने उन्हें ही ढूंढा था। सांसें उन ख्याल से जारी थी। धड़कता हुआ दिल उनका मुंतजिर था। कहीं से तो आए, कहीं तो कोई राह बनाए। वो तनहा थी, वो तनहा खड़ी थी। वो पहले भी कभी नहीं आए, वो कल रात भी नहीं आए। वो हमेशा हर बार उसे मरने के लिए छोड़ देते थे। वो चीखे चिल्लाए, वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे, वो नहीं सुनते थे। वो सिर्फ उन्हें बुलाती थी, लेकिन उसे बचाने वाले कभी भी अमर नहीं होते थे। उसने गड़बड़ कर दी थी। हर बार जख्मी होने पर उल्टा सीधा खुद ही मरहम रख लेती थी। लेकिन कल रात अमर चाहिए थे उसे। उसे रोना भी था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो मुअस्सर ही नहीं होते थे। वो कभी नहीं आते थे। फिर भी उनके अदम मौजूदगी की आदत नहीं हो रही थी उसे। छोटी सी तकलीफ पर भी सबसे पहले वही याद आते थे। जाने क्यों उनके मामले में इतनी बेबस थी वो। आपकी कोई मेहमान आई है बेगम साहिबा, लॉन्च में बैठाया उन्हें। वो टैक्सी से उतरकर घर में दाखिल हुई तो चौकीदार ने उसे इत्तला दी थी। वो माथे पर बल डाले हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। लॉन्च में कदम रखा तो निगाहें सोफे पर बैठी बानों पर टिकी। टुकुर टुकुर दीवार पर लगी एलईडी को देखते हुए वो उसकी आमद से अनजान थी। अलमीरा ने थक कर गहरी सांस ली थी। जिस्मानी थकावट से ज्यादा जहनी थकावट का शिकार हुई थी वो। उसे बस तन्हाई चाहिए थी, कोई ऐसा गोशा जहाँ कोई ना हो। उसे नहीं करनी थी किसी से बात। फिर बानो, बानो क्यों आई थी? बानो, मजहमल सी आवाज निकली। बानो ने चौंक कर उसे देखा था, फिर पूरे दांतों की नुमाइश करवाई। भागकर उसकी तरफ आई और गर्दन में बाजू डालते हुए उससे लिपट गई। कैसी हैं आप? खुशगवारियत से पूछा गया। क्यों आई हो? उसके सवाल ने लम्हे भर में बानो की सारी खुशी जाहिर कर दी। साहब जी की कॉल आई थी, कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। सर झुकाए जवाब दिया गया था। वो उसे देख कर रह गई थी। बानो और उसके साहब जी, वो दोनों का सर फाड़ना चाहती थी। साहब जी को इतना सर पर मत चढ़ाओ कि मुझे तुमसे सारे ताल्लुक खत्म करने पड़े। आ जाओ ऊपर। जीनों की तरफ बढ़ते हुए कहा था उसने। बानो मुंह बसोरती हुई, सर झटकती हुई उसके पीछे लपकी थी। वो अपने कमरे में चली आई। बानो को बैठने का कहकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। बैग, जूते, गाउन सब समेट कर रखा। वापस कमरे में आई तो बानो सोफे पर बैठी थी। तकिया सरहाने रखती हुई वो यकीनन लेटने की तैयारी कर रही थी। करीब था कि वो तकिए पर सर गिराती। अलीमरा ने तकिया खींच लिया था। खानान का है, आम से अंदाज में कहते हुए कुशन उसे पकड़ाया था। कमरा भी उनका है, निकाल दे मुझे फिर, तड़क कर कहा गया था। बेड पर तकिया रखती हुई अलमीरा ने मुड़कर उसे देखा था। यह ख्याल उसे क्यों नहीं आया? किचन में जाओ, अच्छी सी कॉफी की तलब हो रही है। अब अगर बानो ने ख्याल दिला ही दिया था तो उसने अमल पैरा होने में देर नहीं की। सब समझ रही हूँ मैं। साहब जी के सामने घास नहीं डालती आप किसी को, लेकिन मैं तो बानो हूँ, थोड़ा तो ख्याल करो।
ड्रामाई अंदाज में नापायदार आंसू पोंछते हुई वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अलमीरा सर झटक कर फ्रेश होने चली गई थी। थोड़ी देर में वो किचन में बैठी थी। बानो खाना बना रही थी और वो स्टूल पर बैठी कॉफी की घोट भर रही थी। जोर जोर से बर्तन पटकती बानो अपने तय उसे मुतवजा करने की हर कोशिश कर चुकी थी, मगर वो बस दोनों हाथों से कप थामे कॉफी हलक से नीचे उतार रही थी। जहन खाली था, बिल्कुल खाली। हाथ पर क्या हुआ है? वो बानो का सवाल नहीं सुन पाई थी। बानो ने मुड़कर उसे देखा, फिर ठंडी आ भरी तासुब से सर हिलाती हुई वापस अपने काम में मशगूल हो गई। अलमीरा ने बहुत देर बाद अपनी चुप तोड़ी थी। बानो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? खाना न आए थे, ये बात क्यों छुपाई थी? वो संजीदगी से बानो को देख रही थी, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी के कई रंग आए थे। आप बहुत गुस्से थी उन पर। आप उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती थी उन दिनों। मैं बता देती तो आप मुझे निकाल देती। वो उसे देख कर रह गई, दुख से, तकलीफ से। फिर सर झटक कर कॉफी के घूंट भरने लगी थी। गुमसुम निगाहें काउंटर पर टिकी थी। बानो ने बगौर उसे देखा, उसके मुतवर्रम आंखों को, चेहरे पर छाई हुई सोगवारियत को। मुझे तो लगा था खुश होंगी आप अपने घर में। यहाँ तो चेहरे की रंगत ही उतरी हुई है। बरसों की बीमार लग रही हैं आप। तरहम भरी निगाहों से उसे देखते हुए तबसरा किया गया था। कड़वी कॉफी का घूंट भरते हुए अलमीरा ने पलक झपकी थी। खुश रहना तो भूल चुकी थी वो। हाँ, महफूज जरूर थी यहाँ। फिर खानान चले गए। वो गए तो तहफ्फुज, चैन, सुकून सब बर्बाद हुआ। खाक में मिला, मिट्टी हुई वो। क्यों खुद को हल्कान कर रही हैं बीबी जी? एक बार बैठकर बात कर लेना साहब जी से। शायद कोई राह निकल आए। शायद आपका दिल साफ हो जाए उनकी तरफ से। मोहब्बत की थी आपने, पछतावा तो ना बनाए। वो नहीं सुनना चाहती थी ये सब। जहन सुकून की तलाश में था और बानों गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। तकलीफ हुई थी उसे। इज्जत देते हैं, ख्याल करते हैं, परवाह है, फिर मोहब्बत भी है। और क्या चाहिए? इतनी जालिम ना बने। नेमत की नाशुक्री नहीं करते। कॉफी का कप जोर से काउंटर पर पटका गया था। बानो ने सहम कर उसे देखा, जो खूंखार नजरों से उसे घूर रही थी। मेरे घर के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है बानो। अपना काम खत्म करके चली जाना और कह देना अपने साहब जी से कि मजीद किसी को मेरे सर पर मुसल्लत ना करें। तड़क कर कहती वो पलट गई थी। बानो ने तुफ के अंदाज में अपने सर पर हाथ मारा था। खबरदार, जो कोई फजूल बात की उससे। खैरियत मालूम करना, मौसम पर तबसरा करना, कॉफी बनाकर देना और रात का खाना। इधर उधर की हाँकने मत लग जाना। साहब जी ने सख्ती से तंबी की थी। मत मारी गई थी उसकी, जो उनकी तंबी जहन से निकल गई। अब वो पूछेंगे तो क्या कहेगी? कहना क्या था, पहुंचा देगी बीबी जी का पैगाम। अब वो घर में घुसकर तो नहीं मारेंगे ना। जी, तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।